प्यारे बच्चों नमस्कार, आपकी जितु भैया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स के बारे में। लेसन चल रहा है लेसन नंबर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और ये उसका 5वां पार्ट है। बच्चों देखो, अभी तक 4 पार्ट में काफी सारी चीजों के बारे में बात हुई। अगर मैं लास्ट लेसन के बारे में बात करूं तो अपने वहां पे खत्म किया था वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है भाई? दो आवेश है, दोनों का परिमाण समान है आवेशों का, लेकिन उनका नेचर कैसा है? अलग अलग है। मतलब एक अगर धनावेश है तो दूसरा कैसा होगा? ऋणावेश है, और वो कुछ दूरी पर रखे हुए। ठीक है ना, उससे जो सिस्टम बना, उससे जो निकाय बना, उसको अपन क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और इस विद्युत द्विध्रुव को अपन ने बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख के देख लिया, एक समान विद्युत क्षेत्र में रख के देख लिया कि भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ बलागुण उत्पन्न हो रहा है। कुल बल हमेशा 0 आ रहा है, क्योंकि अगर धनावेश पर बल प्लस का क्यू इधर लग रहा है तो ऋणावेश पर इधर लग रहा है, तो कुछ बल 0 हो गया, कुल बल 0 हो गया था, लेकिन उस पर कुछ ना कुछ बलागुण लग रहा था, जिसका मान अपन ने निकाला पीई साइन थीटा। तो बच्चों इसके ऊपर एक और टॉपिक हमारे पास रह गया था, विद्युत द्विध्रुव की वजह से अक्षीय एवं निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन मोस्ट आईएमपी है फ्रॉम दिस चैप्टर, इस चैप्टर में से। ठीक है, चलो तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा गोल क्या है? ये हमारे आज के गोल है, हमें विद्युत द्विध्रुव की वजह से अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, फिर निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और आज ही हम गॉस का लॉ भी पढ़ लेंगे। इसके ऊपर 101% क्वेश्चन आता है। कोई ऐसे एग्जाम नहीं है, कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जो गाउस के नियम के ऊपर क्वेश्चन ना पूछे। ठीक है, तो इस पे तो 101% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट और इसके ऊपर एक छोटे मोटे न्यूमेरिकल अपन करेंगे। बाकी बातें गाउस के नियम की आगे आएगी, गाउस के नियम के क्या अनुप्रयोग हैं वगैरह वगैरह, उन सब के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा गोल है। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले गोल के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास एक द्विध्रुव है, ठीक है ना, एक ही उसके ऊपर धनावेश है और एक ही उसके ऊपर ऋणावेश है। हमें क्या करना है? इस विद्युत द्विध्रुव की वजह से अक्षीय और निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। अब ये अक्षीय और निरक्षीय क्या होता है? इंग्लिश में इनको एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। तो ये एक्सियल और इक्वेटोरियल जो है वो क्या होता है? तो देखो बच्चों, अक्षीय नाम से समझ रहा है, इसी के अक्ष में कोई पॉइंट है, मतलब इसी के एक्सिस में हमारे पास कोई पॉइंट है। ये देखो, ये जैसे इसके अक्ष पर ही कोई पॉइंट है, तो इसके अक्ष पर मान लो पॉइंट यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, वहां हो, कहीं भी हो सकता है, बस इसी के अक्ष में होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं अक्षीय बिंदु। ठीक है, और निरक्षीय का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कि क्या हो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, यानी इसका लंब समद्विभाजक हो, उस पर कोई बिंदु। लंब समद्विभाजक जो इसके लंबवत भी होगा और इसके मध्य बिंदु से पास होगा। लंब समद्विभाजक, लंब मतलब परपेंडिकुलर, उसके लंबवत, और समद्विभाजक जो दो भागों में विभाजित करता हो। तो एक लाइन जो कि क्या जा रही हो, उसके लंब समद्विभाजक से जा रही हो, उस पर कोई पॉइंट होगा। ठीक है, तो पॉइंट यहां 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 कहीं भी हो सकता है, बस होगा इसके लंब समद्विभाजक पर। तो इसको अपन बोलते हैं निरक्षीय बिंदु, है ना। अक्ष के विरुद्ध हो गया निरक्षीय, और ये अक्ष पर हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया अक्षीय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, और इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है। इन दो बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अक्षीय पर तो थोड़ा सा आसान है, निरक्षीय पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास पहले तो कोई भी डेरिवेशन करने का सिंपल सा फंडा है। आपको पहले तो ये समझना है कि डेरिवेशन में आपके पास कौन कौन सी क्वांटिटी गिवन है, मतलब आपको पता क्या है, ऑलरेडी क्या जानते क्या हो आप उस चीज के बारे में, उस सिस्टम के बारे में। दूसरी चीज, आपको निकालना क्या है, आप किस रिजल्ट तक, किस कंक्लूजन तक पहुंचना चाहते हो। अगर ये दो चीजें तुम्हारे दिमाग में फिट हो गई ना, तो डेरिवेशन फिट हो जाएगी। बाकी कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स होते हैं, ठीक है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपन करते हैं और लास्ट में कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर हम डेरिवेशन में कोई भी चीज मान लो अज्यूम कर ली, मान लो मैंने बोल दिया यार ये दूरी x थी, दी नहीं रखी क्वेश्चन, मान लिया मैंने, तो आपको डेरिवेशन के लास्ट तक उस x को हटाना पड़ेगा। मतलब जो आपने अज्यूम कर रखा है वो लास्ट तक हट जाना चाहिए। आपका रिजल्ट सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज में आना चाहिए जो आपको स्टार्टिंग में पता थी। ये डेरिवेशन करने का फंडा है। ठीक है, एग्जाम में मान लो डेरिवेशन कर रहे हो
2 स्टेप बीच के भूल गए, घबराने की जरूरत नहीं है, आप स्टेप स्किप कर सकते हो क्योंकि आप फिजिक्स कर रहे हो, मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैथमेटिक्स में कंपलसरी होता है स्टेप बाय स्टेप हर चीज लिखना, फिजिक्स में नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं है डेरिवेशन नहीं, सर ने तो बोला था डायरेक्ट लिख देना, पहली लाइन लिखी डायरेक्ट रिजल्ट लिख लिया, तो फिर तो टीचर सोचेगा तो हमने पीछे वाले से चीटिंग करके लिख दिया। ठीक है, तो पूरे स्टेप्स आपको लिखने की जरूरत नहीं। अगर हम बीच में 1-2 स्टेप मिस हो जाते हैं, आप भूल गए हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, स्किप कर दो। ठीक है, तो ये आपके डेरिवेशन करने का फंडा है। अब क्योंकि पूरी बुक में इतने, अगर आप पूरी बुक के डेरिवेशन निकालने बैठोगे तो नहीं करके 100 के आसपास छोटे बड़े मिला करके डेरिवेशन है। ठीक है, तो अब ये 100 डेरिवेशन दिमाग में घुसाना और एग्जाम में पेपर देख के पता करना कि इसमें कौन सी डेरिवेशन करनी है, बहुत बड़ा टास्क होता है। ठीक है, तो जब आप कोई डेरिवेशन कर रहे हो ना, तो उसका स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो कि भाई वो डेरिवेशन किसके ऊपर बेस्ड है, क्या निकालने की क्या कोशिश कर रहे हैं। अगर ये समझ गए तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई एक विद्युत द्विध्रुव दे रखा है और उसके अक्ष पर कोई बिंदु है, उसी के एक्सिस पे कोई पॉइंट है और ये विद्युत द्विध्रुव क्या कर रहा है, उसके ऊपर कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पास 2 आवेश हैं, एक धनावेश है और एक क्या है, ऋणावेश है। और जहां आवेश आ जाते हैं वहां पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आवेश अपने चारों तरफ कोई ना कोई क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ना, जिसपे दूसरा आवेश रखते वो बल अनुभव करने लग जाए। तो ये आवेश भी अपने चारों तरफ कोई क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। तो मान लो हमारे पास कोई एक पॉइंट है P, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हम इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दें। ठीक है ना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब जो हमें पता है मैं आपको बता देता हूं। पहला तो इन दोनों आवेशों का मान प्लस माइनस QE, दूसरा इन दोनों के बीच की दूरी 2L। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आप लेने को तो दूरी L भी ले सकते थे, 2L ही क्यों ली? अब उसके पीछे रीजन समझ आएगा। देखो, जब भी किसी द्विध्रुव से दूरी दी जाती है ना, जैसे मैं आपसे बोलूं ये पॉइंट इस द्विध्रुव से R दूरी पर है, मैंने बोला भाई मान लो ये द्विध्रुव है और मुझे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और ये बिंदु इस विद्युत द्विध्रुव से R दूरी पर है। अब वो R दूरी किससे लूं? धनात्मक आवेश से, ऋणात्मक आवेश से या कहीं और से। तो दूरी हमेशा विद्युत द्विध्रुव में केंद्र से दी जाती है, यानी सेंटर से। तो अगर मैं कह रहा हूं कि वो पॉइंट इस विद्युत द्विध्रुव से R दूरी पर है तो वो इसके केंद्र से R दूरी पर है। ठीक है, तो ये दूरी आ गई हमारे पास R, ये दूरी हमें दे रखी है। ठीक है, अब आपको समझ आया होगा कि मैंने इसकी दूरी को 2L क्यों लिया, क्योंकि जब मैं इसकी दूरी लिखूंगा तो R - L लिखूंगा, वो देखेंगे अभी। इसकी लिखूंगा तो मैं R + L लिखूंगा, आराम से लिख पाऊंगा क्योंकि मेरे पास 2L है। अगर मैं L लेता L/2 L/2 हो जाता, फिर कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाती। ठीक है ना, अभी कैलकुलेशन आसान होगी। तो हमें सिर्फ क्या क्या पता है मैं आपको बता देता हूं। विद्युत द्विध्रुवों पर आवेश क्या है, उनके बीच की दूरी क्या है और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसका मान क्या है, उसकी केंद्र से दूरी क्या है। बस तुम्हारा लास्ट रिजल्ट इनकी फॉर्म में आना चाहिए, बस इतना याद रखना है। अब देखते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दूं, तो अब इस P बिंदु पर 2 आवेश आपको सिस्टम में दिख रहे हैं, निकाय में दिख रहे हैं, एक ऋणावेश एक धनावेश। तो इस P बिंदु पर ये ऋणावेश कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और वो कहां उत्पन्न करेगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की तरफ। तो इस ऋणावेश की वजह से कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ जिसको अपन बोल रहे हैं E। वेक्टर लगाएंगे क्योंकि दिशा बता रहे हैं। अब आप चाहो तो उसको E1 लिखो, चाहो आप उसको E2 लिखो, या आपके ऊपर है। तो मान लेता हूं मैंने इसको क्या बोल दिया, E1। E मतलब E1 क्या है, ऋणावेश की वजह से -Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसको E1 नाम दे दिया। ऐसे ही अब इस बिंदु पर ये धनावेश भी कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इस धनावेश ने विद्युत क्षेत्र कहां उत्पन्न करना है, भाई हमें पता है ऋणावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र कहां लेते हैं, अंदर, बता रखा है क्लास में, और धनावेश की वजह से कहां लेते हैं, बाहर। तो ये जो धनावेश है ये कहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, बाहर। तो इसको अपन बोल देते हैं E2 वेक्टर। तो E2 वेक्टर क्या है हमारे पास, धनावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र है जिसने उत्पन्न करा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन ज्यादा प्रबल है, E1 और E2, कुछ भी नाम ले लो। वैसे तो E1 साफ साफ दिख रहा है क्योंकि जो ऋणावेश है वो उस बिंदु के ज्यादा पास में, और हमने साफ साफ एक चीज पढ़ी है, E का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, KQ/R²। E जो होता है वो R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब R बढ़ाऊंगा तो
ई घटेगा, आर घटाऊंगा ई बढ़ेगा। तो जितना पास होगा ना कोई आवेश उस बिंदु के, वो उतना ही ज्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यानी ये जो E1 है वो E2 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब मान लो एग्जाम में तुमने E2 को बड़ा मान लिया, कोई बात नहीं, रिजल्ट लास्ट में नेगेटिव आएगा, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं। तो बिंदु P पर जो नेट विद्युत क्षेत्र आ रहा है, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र जो आ रहा है वो कितना आएगा, देखें वो विद्युत क्षेत्र हमारे पास आएगा, वो आ गया हमारे पास E बराबर E1 माइनस E2। देखो मैंने वेक्टर वेक्टर नहीं लगाया, मेरे को वेक्टर वेक्टर अभी चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ परिमाण से मतलब है, इसलिए मैंने कोई वेक्टर वेक्टर नहीं लगाया, ठीक है। तो E1 माइनस E2, क्योंकि E1 हमने बड़ा माना, क्योंकि E1 की जो ऋणावेश है उसकी वजह से उत्पन्न हो रहा था और वो पास में है। हम इनका मान निकाल लेते हैं। देखो बच्चों, E1 कैसे मान निकालेंगे, जनरल फॉर्मूला होता है के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। तो के क्यू और आर का मतलब है उस आवेश की उस बिंदु से दूरी। देखो ये वाली दूरी कितनी होगी हमारे पास, एल। कैसे हुई, क्योंकि सेंटर में है, और ये भी कितनी हो गई, एल। हमें क्या करना है, हमें ये दूरी निकालनी है। कौन सी वाली, कलर ही खत्म हो गया तो ये वाली दूरी, नहीं ये वाली दूरी निकालनी। अब देखो ये पूरी दूरी कितनी है, स्मॉल आर, ये दूरी कितनी है, एल। तो ये बची हुई दूरी कितनी हो गई, आर माइनस एल। वापस देखेंगे ये पूरी दूरी कितनी थी, आर। ये छोटी सी दूरी कितनी थी, एल। मुझे तो सिर्फ इतनी सी दूरी से मतलब था, तो इस बड़े वाले आर में से ये एल को हमने माइनस कर दिया, तो दूरी आ गया हमारे पास आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया E1 का मान, ठीक है ना। किसका मान आ गया, E1 का। ऐसे अगर मैं E2 का मान निकालूंगा उसकी वजह से भी कितना आएगा, के क्यू बटा दूरी की बात आ जाती है। ये है पॉजिटिव चार्ज, ये रहा बिंदु, इतना दूर है, तो देखो साफ साफ दिख रहा है, आर ये रहा, एल ये रहा, तो कुल दूरी हो गई आर प्लस एल। कुल दूरी कितनी हो गई, आर प्लस एल। लिख देते हैं दूरी कितनी हो गई, आर प्लस एल, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू डाल दो उसके अंदर, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहां पे हमने रखा के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है के क्यू। अंदर कितना बचेगा, 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि कॉमन ले लिया। अब देखो इनका एलसीएम कितना आ रहा है, इनका एलसीएम आएगा आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर। लिख देते हैं अपन, एलसीएम कितना आ रहा है, आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर। इन भाई साहब के पास कौन सी टर्म नहीं है, आर प्लस एल का स्क्वायर, तो लिख देते हैं यहाँ पे आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस इन भाई साहब के पास कौन सी टर्म नहीं है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। सही है। और बाहर कितना आ रहा है, के क्यू, ठीक है। तो हमारे पास आ गया के क्यू आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो देखें आगे चलते हैं। इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे के क्यू, क्या था हमारे पास, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। नीचे क्या आ रहा है, इन दोनों का गुणा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर। चलिए देखिए अब ये आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का या तो पूरी स्क्वायर ओपन करो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के एंटी ओपन करो, या फिर लिखो देखो ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर। इस पूरे को क्या बोला अपन ने, ए, और उसको क्या बोला, बी। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो। एक बार दोनों को जोड़ा और एक बार दोनों को घटा दिया। जब घटाऊंगा तो अंदर के चिन्ह हो जाएंगे चेंज, यानी जहां माइनस था वहां पे आ जाएगा प्लस,
और नीचे कितना आएगा हमारे पास, नीचे हमारे पास देखो कितना आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, r प्लस एल आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों पे स्क्वायर था, एक साथ लिख दिया। अब देखो ऊपर के ऊपर आ जाते हैं, बेसिक मैथ है। एल से एल मर गया, एल से एल मरा है, आर क्यों मार दिया हमने, एल से एल मरा और यहां पे आर से आर मर गया। तो आर और आर एड होके कितना हो गया, 2r, और एल और एल एड होके हो गया 2l। नीचे आइए, नीचे आ रहा है a प्लस बी, देखो ना r प्लस एल और r माइनस एल, आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। नीचे आ गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास के क्यूब। ठीक है, अब देखो बच्चों हम डेरिवेशन के लास्ट स्टेप तक बस ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। एक छोटा सा असम्पशन और है यहाँ पर कि जो डायपोल होता है, जो द्विध्रुव होता है, बहुत छोटा सा होता है और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो बहुत दूर होता है। इसका मतलब L जो होता है वो R से बहुत छोटा होता है, मतलब द्विध्रुव बहुत छोटा है, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो बहुत दूर है। तो अगर L R से छोटा है तो L स्क्वायर तो R स्क्वायर से और छोटा होगा। जैसे मान लो L की वैल्यू 0.01 है, R की वैल्यू 100 है, ऑब्वियसली इससे बड़ा है, स्क्वायर कर दो, ये कितना आ जाएगा, इतना, और ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, और छोटा हो गया। तो स्क्वायर करने से चीजें और छोटी हो जाती है, छोटा नंबर और छोटा हो जाता है अगर वो डेसिमल में। तो ठीक है, इस अकॉर्डिंग ये बहुत छोटा हो गया। इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का लगभग मान हम किसके बराबर लिख देंगे, आर स्क्वायर में। ये किसका साइन है बेटा, लगभग का, फिजिक्स में इसका यूज करते हैं अपन। तो हो गया के क्यूब, और ऊपर हमारे पास आ रहा है 2r 2l, नीचे हमारे पास कितना बचा, सिर्फ आर स्क्वायर, और उसके ऊपर भी पावर कितनी है, स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब पावर हो गई 4। अच्छा एक चीज और देखो बच्चों, इन दोनों टर्म को देखो, ये आ रहा है q, ये आ रहा है 12, और q इंटू 12 क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण यानी डायपोल मोमेंट स्मॉल p। तो स्मॉल p किसके बराबर है, q इंटू 12 के। तो इन दोनों भाई भाई को साथ में रख लो, अच्छा लगेगा इनको दोनों को, है ना। तो ये हो गया k, ये हमारे पास बन गया p, ये हमारे पास आ रहा है 2r, और नीचे आ रहा है r की पावर 4। अच्छा सॉल्व करो, एक पावर से ये कैंसिल हुई, पावर हमारे पास कितनी बची, 3। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया, विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे उसकी तीव्रता मतलब, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया 2kp r3। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। आई होप सबको समझ आया होगा, कितना आसान सा डेरिवेशन है, सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे बच्चों अगर मैं इसका सदिश रूप लिखना चाहता हूं, सदिश रूप से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, सभी कलर ले लिए हमने यहाँ पे। तो देखो अगर मैं, अब मुझे ये तो पता पड़ेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां रही बेटा, अंदर की तरफ E1 की डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई, है ना। और देखो अगर मैं P की डायरेक्शन निकालू, डायपोल मोमेंट, वही मैंने आपको बोला था नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो उसकी डायरेक्शन भी इधर ही आ रही है। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और द्विध्रुव आघूर्ण दोनों सेम दिशा में आ रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं इसका सदिश रूप लिखूं, सदिश रूप देखो क्या होगा, सदिश रूप में लिखूंगा मैं E वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखो कौन कौन वेक्टर है, K तो है ही नहीं, 2 भी नहीं, P वेक्टर है क्योंकि इसी की दिशा में है, इसलिए दिमाग नहीं लगाना, इन दोनों पे वेक्टर लगाओ, मजे करो, आंसर। ये इसका सदिश रूप हो गया। ठीक है, हमने स्टार्टिंग से सदिश ने लिया, हमने तो लास्ट में लिख दिया। ठीक है, एक चीज और नोटिस करनी है, E और R रिलेशन कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है सर, E r³ की व्युत्क्रमानुपाती है। ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आयताकार अतिपरवलय। ठीक है, तो ग्राफ भी आप चाहो तो प्लॉट कर लो। E r³ की व्युत्क्रमानुपाती है, ग्राफ कैसा बनेगा, आयताकार अतिपरवलय ऐसा। ठीक है, चलो आई होप ये डेरिवेशंस भी सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते बच्चों निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए बच्चों, अब हमने को क्या करना है,
विद्युत द्विध्रुव की वजह से निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। अब देखो वापस वही डेरिवेशन में हमें क्या क्या पता है भाई, हमारा द्विध्रुव है ना, इसमें एक धनावेश होगा एक ऋणावेश होगा। पहले जैसे ही ले लेते हैं, यहाँ पे ऋणावेश और यहाँ पे धनावेश, दोनों के बीच की दूरी कितनी 2l, और हमें एक बिंदु दे रखा है जो कि क्या इसके लंब समद्विभाजक पर है और केंद्र से r दूरी पर है, ठीक है ना। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई l, ये भी कितनी हो गई l, बस ये हमें पता है। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु पर जिसको अपन P बोल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखो बच्चों, अब अगर मैं अब वही दोनों आवेश मिलकर के इसके ऊपर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, तो देखो धनावेश की वजह से जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कहां की तरफ होगा, बाहर की तरफ, और ऋणावेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कहां की तरफ होगा, अंदर की तरफ। बस इतना सा लॉजिक याद रखना और कुछ भी नहीं। देखो अगर मैं इस धनावेश की वजह से बात करूं तो विद्युत क्षेत्र इसके अंदर कहां पे होगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ, और ऋणावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां होगी, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की तरफ। तो एक विद्युत क्षेत्र बाहर आया, एक विद्युत क्षेत्र अंदर आया, ठीक है ना। ऐसे अपन करेंगे इस डेरिवेशन को। तो मैंने डायग्राम साइड में ड्रॉ कर रखा है, तो उसको हम हटा रहे हैं। बस आपको पता क्या, मैंने आपको बता दिया, एक धनावेश है एक ऋणावेश है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया प्लस का q, ये हमारा माइनस का q, दोनों के बीच की दूरी 2l, ये वाली दूरी l, वो भी l, ठीक है ना, और ये दूरी हमारे पास r है। ये हमारे पास हो गया बिंदु P, ठीक है। धनावेश है विद्युत क्षेत्र कहां उत्पन्न करेगा बच्चों, बाहर। कहां उत्पन्न करेगा, बाहर। ये हमने ले लिया इसको बाहर, ठीक है ना। जैसे पहले इसको E2 बोला था, अभी मैं E2 ही बोल रहा हूं, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा। और ऋणावेश की वजह से कहां की तरफ होगा, अंदर की तरफ। पहले भी अपन ने E1 बोला था, अभी भी इसको E1 बोल देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं अंदर, क्योंकि ऋणावेश है। ये हो गया E2 वेक्टर, ठीक है। E1 किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, नहीं इसको E1 बोला था अपन ने, इसको लिख देते हैं E1, ठीक है। E1 क्या है, ऋणावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, या माइनस q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और इसके बाद E2 क्या है, पॉजिटिव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा सबको। तो अब हमें E1 और E2 का मान निकालना है। अब E1 E का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, KQ बटा R स्क्वायर, मतलब आवेश और उनके बीच की दूरी। अब प्रॉब्लम ये है कि दूरी तो मुझे पता ही नहीं है, पहले तो साफ साफ पता थी, अब नहीं पता। तो देखो कॉमन सेंस लगाना और कुछ भी नहीं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये हमें कितना दे रखा है, L, ये कितना दे रखा है अपने को, नीचे वाला R। इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा। ये हमारे पास क्या है L, ये हमारे पास क्या है R। तो देखो बच्चों ये 90 है, 90 के सामने वाला कौन होता है, कर्ण होता है। तो भाई मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो दूरी है वो कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है ना भाई, इतनी सी बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो दूरी है हमारी R की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो जब मैं E1 का मान लिखूंगा तो मैं कितना लिखूंगा, देखो KQ बटा रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे ही चाहे मैं E2 का भी मान लिखूंगा तो भी सेम ही आएगा, देख लो पहले, KQ बटा रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 2। क्यों, क्योंकि ये दूरी भी अगर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है रूट में, तो ये दूरी भी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ही होगी, इसलिए मैंने दोनों तरफ सेम ही लिख दिया। सॉल्व करने के बाद पता चला यार ये तो दोनों बराबर है, यानी E1 जो है E2 के क्या निकला, बराबर ही निकला। वैल्यू कितनी आ गई, KQ, स्क्वायर को रूट खा गया, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, खा जाता है उसको, कितना बचा हमारे पास, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान आ गए हैं और दोनों ही के आपस में बराबर है, ठीक है, ये हमें पता चला यहां से। चलो अब समस्या क्या है, समस्या ये है
कि यहाँ पर मैं कुल विद्युत क्षेत्र निकालूं तो निकालूं कैसे, क्योंकि एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है। पहले तो सीधा सीधा जोड़ दिया था, अब जोड़ नहीं सकते क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, डायरेक्ट नहीं जुड़ता। तो कुछ अज्यूम कर रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं, इसका मतलब बाद में हट जाना चाहिए। तो मान लिया यहां पे कोण कितना बन रहा है, थीटा, तो यहां पे भी कितना बनेगा, थीटा। क्यों बनेगा सर? अरे दोनों देखो बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल सर्वांगसम त्रिभुज है यार, आर दोनों में कॉमन है, ये एल है ये भी एल है, ये भी रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, ट्रिपल एस की प्रॉपर्टी लगा दो, दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। ठीक है, तो इसका मतलब ये थीटा है तो ये भी कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तो इनके कारण से, इनकी वजह से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, देखो देखना ध्यान से सुनना, ये ग्रीन कलर ब्लू कलर ले लेते हैं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये डॉटेड लाइन, ठीक है, ये z बनता हुआ दिख रहा होगा सबको, ये क्या है, रेखा इसके समांतर है, ठीक है, z बनता हुआ दिख रहा होगा, ये थीटा, तो ये भी कितना हो गया, थीटा, एकांतर कोणों से, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, देखो अगर दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काट के जाए तो उनके जो कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये भी थीटा, तो ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया। आई होप इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे, हम इन ई के करेंगे घटक, घटक करेंगे घटक। हमने क्या पढ़ा है, जो थीटा के साथ होता है वो हमेशा कॉस होता है, तो अगर मैं E1 का घटक करूंगा तो एक तो इधर आएगा E1 कॉस थीटा, दूसरा घटक आएगा नीचे इधर, वो कितना आएगा E1 साइन थीटा। ऐसे ही अगर मैं E2 के घटक करूंगा, ग्रीन कलर में E2 के घटक करूंगा, एक आएगा इसकी दिशा में, क्या आएगा E2 कॉस थीटा, और एक आएगा इसके लंबवत E2 साइन थीटा। बस ध्यान ऐसे रखना है, घटक करते टाइम जो भी आपका वेक्टर है, जो भी आपका सदिश है वो बीच में आना चाहिए। देखो बीच में इसके दो घटक कर दिए, ये बीच में आ रहा है, इसके दो घटक कर दिए। अभी हमने पढ़ा E1 और E2 का मान तो सेम है, इसका मतलब इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जो ऊर्ध्वाधर घटक है, हम एक दूसरे को काट देंगे, यानी ये इससे मर जाएगा, ये दोनों आपस में मर जाएंगे। इस डायग्राम को मैं बना देता हूं, एक घटक था ऊपर, क्या था ये E2 साइन थीटा, एक घटक यहां पे था इसका E1 cos थीटा, सॉरी E2 cos थीटा। ध्यान रखना एक बार घटक करने के बाद वेक्टर बचता नहीं है ना, अगर मैंने दो घटक करे फिर वो E2 हट जाएगा। ऐसे ही यहां पर ये हो गया हमारे पास E1 cos थीटा, और ये हो गया हमारे पास E1 sin थीटा। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि ये दोनों क्योंकि सेम है तो ये मारेगा इसको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इधर आई और इन दोनों के योग के बराबर आएगी, यानी P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, दोनों के मान सेम है, रख दो KQ बट्टा रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, इसका भी KQ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये होगा हमारे पास कॉस थीटा। तो कितनी बार आ रहा है, दो बार, तो कितना आएगा 2KQ कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है ना, ये सब चीजें अपने को साइड वाइड में लिखनी है, सारी चीजें डायग्राम के साथ ही, नहीं सब डायग्राम के साथ ही है। ठीक है, मेन डेरिवेशन ये है। अब क्या भाई, मैंने तो आपको बोला था, मैंने थीटा अज्यूम किया हुआ है, मुझे थीटा का मान चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला जो अज्यूम करते हैं वो लास्ट में हट जाना चाहिए। तो देखो इस त्रिभुज को वापस फोकस करते हैं अपन, इस पे आते हैं, थीटा दिख रहा है सबको, यही तो है थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले है ना, ऐसा कुछ होता है। तो वो क्या हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी हमारा आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, तो आधार कौन है इसमें, थीटा के सामने वाला तो लंब होता है, और आधार कौन है एल बट्टा ये होगा हमारे पास रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारे कॉस थीटा का मान है जो अपन रखेंगे इसके बाद। तो देखो
2kp, 2kq होना चाहिए, p कैसे आ रहा है हमारा, ओके q ही है, ये हो गया हमारे पास 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करना है किसको, कॉस थीटा के मान को, कितना है अभी, एल अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ई बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। आई होप सबको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों देखो ये जो लिखा ना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 1/2, तो 2kql अपॉन ये हो गया हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखो इस पे घात कितनी है, एक, इस पे घात कितनी है, आधा, एक और आधा कितना होता है, देखो आधार समान है, घातें जुड़ जाती है ना, तो एक और आधे को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लिख देते हैं अपन 2kql अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। कैसे आया, दोनों जोड़िए, एल मैं लिख देता हूं, चलो फिर आप बोलोगे सर स्किप कर दिए एक स्टेप, खा गए, 1 + ½ ऐसे करा है, और जब दोनों को जोड़ोगे एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा इसका 2, फिर 2 + 1 कितना आएगा 3, देखो कितना है हमारे पास 2kql अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, ये आया हमारा। आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। अब देखो हमने पढ़ा हुआ है p किसके बराबर होता है, q × 2l, p किसके बराबर होता है, q × 2l, तो इसका यूज करेंगे अपन यहां पर। तो देखो इसमें देखो ढूंढो क्या क्या है हमारे पास, ये रहा q, ये रहा l, ये रहा 2, इन सबको कर दो आपस में क्लब, तो कितना बन गया p, kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। जैसे पहले लिखा था वैसे ही है, क्या कि भाई l r से बहुत छोटा है, तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर से और छोटा होगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का लगभग मान आर स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, एजम्पशन अपन ने एज्यूम किया है। तो ये हो गया kp, नीचे हो गया सिर्फ आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। हमने पढ़ा है क्या कि इस तरीके से घातें कट जाती हैं, कट गई भाई, तो क्या बना मुझे kp अपॉन आर क्यूब, ये हमारे पास फॉर्मूला ई का मान आ गया। पहले आया था 2kp अपॉन आर क्यूब, अभी आया kp अपॉन आर क्यूब। अगर मुझे इसका सदिश रूप लिखना है तो मुझे p और e में रिलेशन देखना पड़ेगा कि दोनों सेम दिशा में या विपरीत। अब यहां पे हो रहा है थोड़ा सा लोचा, देखो जो कुल विद्युत क्षेत्र है वो होता है इधर, और हमें पता है जो p होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, मतलब वो तो हो रहा है यहां पर, जो p की दिशा है वो तो यहां है नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा यहां पर है, दोनों की दिशा हो गई विपरीत। जब मैं इसका सदिश रूप लिखूंगा, सदिश रूप में एक छोटी सी चीज का ध्यान रखूंगा, जब लिखूंगा तो माइनस का साइन लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत है। इसका कौन सा रूप है, सदिश रूप। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ग्राफ इसमें भी वैसे बनेगा जैसे पहले बना था, अगर मैं वही ई और आर में ग्राफ बनाऊंगा, अगेन ग्राफ कैसा बनेगा, वही आयताकार अतिपरवलय, ये लो बन गया, खत्म, ये ग्राफ भी आ गया। तो हमने हर पॉसिबल चीज लिख डाली, हमने इसका डेरिवेशन कर लिया, फॉर्मूला डिराइव कर लिया, सदिश रूप लिख लिया, ग्राफ भी बना लिया, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारे निरक्षीय बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चलो तो बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस अक्षीय और निरक्षीय बिंदु के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है उनका लिखेंगे अनुपात, या उनमें निकालेंगे रिलेशन। देखेंगे सब बच्चे, हमने लिखा अक्षीय बिंदु के कारण हमारे पास आया था, कितना आया था 2kp अपॉन आर क्यूब, और निरक्षीय की वजह से कितना आएगा kp अपॉन आर क्यूब। तो अगर मैं इन दोनों का अनुपात निकालूं, अक्षीय निरक्षीय का, अक्षीय ऊपर निरक्षीय नीचे, तो इनका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि देखो सब चीजें कैंसिल हो जाएगी,
ऊपर कितना बचेगा 1 और नीचे कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 2 और नीचे कितना बचेगा 1। यानी जो अक्षीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्षीय का 2 गुना होती है। साफ साफ दिख रहा है वो तो, ठीक है। तो ये रिलेशन अपन याद रखेंगे, एग्जाम में सीधा सीधा अपनी हेल्प करेगा, ठीक है। अक्षीय वाला जो होता है निरक्षीय का डबल होता है या निरक्षीय वाला अक्षीय का आधा होता है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है बच्चों। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल मैंने डाला है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से आ जाए। ये रहा वो एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 1.10, ठीक है, 10th एग्जाम्पल आपकी बुक का, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हमारे पास कि प्लस माइनस, देखो जहां क्वेश्चन में दिख जाए ना ये प्लस माइनस, समझ जाना वो द्विध्रुव की बारे में बात कर रहा है। तो प्लस माइनस 10 माइक्रो कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ये 5 सेंटीमीटर है। इस द्विध्रुव के कारण अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र से O, मतलब इससे चित्र में दर्शाए अनुसार धनावेश की ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित P बिंदु है। मतलब अब पॉजिटिव चार्ज से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक आवेश दे रखा है, सॉरी एक बिंदु दे रखा है उस पर, और अभिलंबत दिशा में 15 सेंटीमीटर ऊपर एक बिंदु दे रखा है, वो ये रहा ऐसा। मतलब ये दूरी में 15 है और जो पीछे पड़ी थी वो भी क्या है 15। कुल मिला के याद कर लो, अक्षीय निरक्षीय का केस पूछ रहा है, ये अक्षीय वो निरक्षीय है, ठीक है। इसमें लगेगा 2 kPr3, उसमें kPr3। बस आइडेंटिफाई करना है कौन सी चीज दे रखी है। जैसे Q दे रखा है 10 माइक्रो कूलम, 12 दे रखा है, 12 ध्यान से सुनना अच्छे से। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारे पास 5 मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर नहीं बच्चों, ये हमारे पास मिलीमीटर, लेट मी करेक्ट, ये हमारे पास है मिलीमीटर, ठीक है। तो यानी 12 का मान दे रखा है पूरा का पूरा कितना 5 मिलीमीटर। आवेश कितना है हमारे पास 10 माइक्रो कूलम, साइन वाइन नहीं लगाना, तो 10 माइक्रो का मतलब होगा 10 की घात -6 कूलम। सॉल्व कर लो, इस पे घात कितनी है 1, आधार समान घातें जुड़ जाएगी, तो 1 - 6 सॉल्व करोगे कितना आएगा 10 की घात -5 कूलम। पहली बात, 12 का पूरा मान हमें दे रखा है 5 मिलीमीटर। बच्चों मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है, मिलीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, सीधा सीधा 10 की घात -3 से गुणा कर दो, दिमाग लगाना ही नहीं है। कितना 5 × 10 की घात -3 मीटर, ठीक है। आई होप इतनी बात सबको समझ आई होगी। और जो R का मान है वो कितना हमारे पास 15 सेंटीमीटर, हो गया 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर पे कैसे जाते हैं 10 की घात -2 से गुणा करते हैं, ठीक है। आई होप ये बात भी सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो तो ये हमारे पास सब मान आ गया, बस अपने को वैल्यू डालने और कुछ नहीं करना। अच्छा P निकाल लेते चलो, तो P किसके इक्वल होता है Q × 2L के, U सीधा सीधा आएगा। P कितना हमारे पास, Q कितना हमारे पास 10 की घात -5 और 12 है 5 × 10 की घात -3। सॉल्व कर लो बच्चों, ये देखो 5 का तो कुछ हो नहीं पाया, इनका देखो आधार समान है 10 10, घाते भिन्न भिन्न है, एक के अंदर आ रही है -5, एक में आ रहा है -3, -5 -3 कितना हो गया -8। ये आ गया हमारे पास P का मान। अब हमें क्या निकालना है अक्षीय बिंदु पर ना, तो देखो अक्षीय पर क्या आया, मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो पार्ट 1 है ना, हमने लिखा था अक्षीय निरक्षीय, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्ट A है। तो E निकाल लेते हैं, E किसके इक्वल आएगा 2 kPr3, बस मान रख दो। देखो 2 एज इट इज, K का मान है 9 × 10 की घात 9, P का मान 5 × 10 की घात -8 और दूरी 15 × 10 की घात -2 का क्यूब, 15 × 10 की घात -2 का क्यूब। बच्चों कुछ भी मल्टीप्लाई गलती से मत करना, कैलकुलेशन इजी रखने के लिए हम इतना करेंगे, अभी देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपको चाहिए तो घाते वाते जोड़ लो, कोई टेंशन नहीं है घातों की, पर गुणा नहीं करना है बस। तो देखो ये होगा हमारे पास 10 की घात 9 और ये होगा 10 की घात -8। सॉल्व करो, 9 + -8 है ना, खाते हैं ना सेम है, जुड़ जाएंगे। 9 - 8 करोगे तो कितना आएगा 1, तो आप इतना कर लो, ये हो गया 2 × 9 × 5 और × 10 की घात 1 अपॉन, नीचे हमारे पास आ रहा है 15 × 15 × 15 3 बार, और 10 की घात -2 का क्यूब कर लो, तो 3 दूनी हो गया 6, तो 10 की घात हो गया -6। क्यूब करने का मतलब दोनों को गुणा करना है ना, ऐसे नहीं आप 2 का क्यूब करने बैठ गए 8 हो जाएगा वो, ऐसे नहीं, दोनों को गुणा करते घात में, ठीक है। तो यह है हमारे पास स्कोर, बस सॉल्व कर लेते हैं।
देखो क्या क्या आ रहा है, 2 गुणा 9 गुणा 5, और ये 10 की घात 1 को लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, और ये 15 गुणा 15 गुणा 15 और गुणा 10 की घात -6। ठीक है, बस कैलकुलेशन करनी है। 5 तिया हो गया 15, 3 तिया हो गया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे हो गया 15, 5 दूनी हो गई 10। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? और कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम काफी अच्छी कैलकुलेशन में पहुंच गए हैं। ये 2 दूनी हो गया 4 बटा 15, और ये भाई साहब ऊपर जाएंगे 10 की घात बनाएंगे +6। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसलिए न्यूटन पर कूलम। बस इसको सॉल्व करना है, कोई बात नहीं। 15 से 40 नहीं जाता ना, एक इससे उदाहरण ले लो। 15 से 4 नहीं जाता ना, तो एक से उदाहरण ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। जैसे आपने आगे एक पावर मतलब एक जीरो आगे लिया, 5 6 से यहाँ पे बच गया 5। अब तो कैंसिल कर सकते हो, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 8 बट्टा 3 गुणा 10 की घात 5। सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 8 बट्टा 3 को करोगे 3 दूनी 6, बचा कितना? 2, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, लगभग इतना न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। बी वाले पार्ट में उसने क्या पूछा है? निरक्षीय ना, निरक्षीय का सूत्र क्या होता है? kp/r³, और वो अक्षीय का आधा होता है, तो निरक्षीय निकालो तो उसका आधा कर देना। आधा करने के बाद आएगा 1.33 लगभग गुणा 10 की घात। उसमें सॉल्व ही नहीं करना, एक कर लिया, दूसरा मेहनत क्यों करूंगा। ठीक है, तो हमारे पास किसके लिए आ गया? निरक्षीय बिंदु के लिए। आई होप बच्चों इतना सबको क्लियर हो गया होगा। डेरिवेशन भी पढ़ ली और एक उसके ऊपर अच्छा सा न्यूमेरिकल भी कर लिया। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो हमारे पास होने वाला है गाउस का नियम। मतलब चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना वो गाउस का नियम ही है। ये आप समझ लो कि आप कोई भी एग्जाम देने बैठे हो, चाहे बोर्ड का हो, चाहे जेईयू का हो, चाहे नीट का दे रहे हो, या कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, चाहे एनडी का ही दे रहे हो, ठीक है, चाहे एयरफोर्स का दे रहे हो, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, गाउस के नियम पे 101% क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं गाउस का नियम। अभी गाउस का नियम आया क्यों? देखो पहली बात तो साइंटिस्ट का नाम गाउस था, उसी के नाम पर डाला हुआ है गाउस का नियम। अब वो गाउस का नियम बोलता क्या है? बोलता है कि मान लो कि ये बॉटल है और ये बॉटल बहुत बड़ा कोई चार्ज है, ठीक है, और मुझे इस चार्ज से संबंधित क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। तो गाउस भाई से बोले ठीक है भाई निकाल देंगे। तो उन्होंने बोला इसके चारों तरफ पहले आपको एक बंद पृष्ठ का ऐसे विजुअलाइज करना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा भाई ये किसी ना किसी बंद पृष्ठ से ढकी हुई है। अब लोगों ने बोला भाई कैसी बंद पृष्ठ माने? तो बोले जैसे मन करे। बोले सिलेंडर करे, सिलेंडर मान लो। बोले घन करे, घन मान लो। बोले घनाभ करे, घनाभ मान लो। बोले और कोई शेप मानना है, मान लो। जो इच्छा करनी हो मानो, बस ये चार्ज उस पृष्ठ में क्या हो जाना चाहिए? बंद हो जाना चाहिए। तो अगर ये चार्ज उस पृष्ठ में बंद हो जाए तो उस पृष्ठ से संबंधित जो फ्लक्स का मान होगा वो इस टोटल चार्ज का 1/ε0 गुना होगा। ये है हमारे गाउस का नियम। क्या बोलता है भाई? मान लो जैसे पृष्ठ है ना भाई, चार्ज है कुछ Q1 Q2 Q3 Qn, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, और उसको मैंने क्या करा? एक बंद पृष्ठ से इस तरीके से इनक्लोज कर दिया, मतलब इस तरीके से उसको पूरी तरीके से ढक दिया चार्ज को, चाहे शेप कैसी हमें मतलब नहीं है। तो ये जो हमने इन सबको बंद किया है ना, तो अगर मुझे इस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इन सारे आवेशों को जोड़ दूंगा, सीधा सीधा जोड़ूंगा, और उसको एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। एप्सिलॉन नॉट क्या था? हमारे निर्वात की विद्युतशीलता, हमने जो पहले पढ़ी थी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट वापस लिख देते हैं हम, क्या थी? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। तो ये जो निर्वात की विद्युतशीलता है इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 8.82 गुणा 10 की घात -12, ठीक है। और इसका यूनिट जो होता है वो हमने जो के का यूनिट पढ़ा था उसका उल्टा करना है। के का यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये बात सबको समझ आई होगी। अब एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं यार फॉर्मेलिटी के लिए। क्या बोल रहा है? इस नियम के अनुसार किसी बंद सतह से, और बंद सतह को यहां पे हम बोलेंगे गाउसीय पृष्ठ, यानी जो आपने काल्पनिक पृष्ठ अज्यूम किए ना उसको गाउसीय पृष्ठ बोलते हैं। तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है, जो नेट फ्लक्स होता है, वो उसमें प्रेजेंट टोटल चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। मतलब उसमें जितना भी चार्ज अंदर इनक्लोज है, जितना भी चार्ज उसके अंदर रखा हुआ है, आप उसको किससे गुणा कर दो? 1/ε0 से, आपको फ्लक्स मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये हमने जो फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या करा था, क्लोज इंटीग्रेशन करा था ई का ए के साथ, तो ई किसके बराबर हो गया, उसमें जितना भी चार्ज है, ई एन क्यू का मतलब एनक्लोज्ड, हमें एनक्लोज से मतलब नहीं है, कुल चार्ज मतलब सिग्मा क्यू और ये अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है हमारा रूल। ठीक है, मान लो भाई जैसे हमारा बक्सा है डब्बा, मैंने क्या करा, इस डब्बे को खोला, इस डब्बे में 2 कूलम चार्ज डाल दिया, ठीक है ना, इसके अंदर इसको खोला डब्बे को, इसमें 2 कूलम चार्ज डाल दिया। मैं पूछूं भाई आपसे इससे संबंधित फ्लक्स का मान, आप बोलोगे सर कुछ नहीं, 2 कूलम डाला ना अंदर आपने, तो 2 कूलम ऊपर रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट यानी 8.85 या 8.2 जो भी आप लिखना चाहो, कई जगह 8.5 लिखा होता है, तो मैं इसको 8.5 लिख देता हूं क्योंकि मोस्टली जगह वही लिखा होता है। 8.85 गुणा 10 की घात -12 से डिवाइड कर दो सर, इससे संबंधित फ्लक्स का मान निकल जाएगा। फिर मैं दूसरा बच्चा के क्वेश्चन पूछे, सर इसको डबल कर दूं तो, सर एक बड़ा डब्बा ले लूं तो, मैं बोलूंगा कि गाउसीय पृष्ठ जो होता है उससे फ्लक्स कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि यहां पे मैंने उस सरफेस का एरिया तो लिया ही नहीं। तो चाहे इस डब्बे को मैं डबल करूं, ट्रिपल करूं, इस डब्बे को छोटा करूं, बड़ा करूं, उससे हमारा फ्लक्स चेंज नहीं होता। फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर करता है, इसके अंदर तुमने कितना चार्ज डाला है। ठीक है, अब दूसरा बच्चा आके बोले सर इसमें मैंने -2 कूलम चार्ज डाल दिया, तो मैंने बोला 2 कूलम पहले से ही था, -2 कूलम और डाला, टोटल चार्ज कितना हो गया 0, तो फ्लक्स कितना हो गया 0। ठीक है, तो जो किसी भी बंद गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान होता है वो उसमें प्रेजेंट टोटल चार्ज का एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही मेन स्टेटमेंट है जो आपको समझना है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मतलब आप समझ लो इतने कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है, इतना कॉमन क्वेश्चन है, इतने बोर्ड्स में आया हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन का ना सब कुछ निकाल दिया। ठीक है, इसके हाथ पैर सब तोड़ दिया और जितनी भी पॉसिबिलिटी थी सब निकाल दी। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैं मान लो ये आवेश है, ठीक है ना, और इस आवेश को मैंने किसी डब्बे में डाल दिया, मतलब एक क्यूब में डाल दिया, एक घन के अंदर डाल दिया। बोले ठीक है भी डाल देते हैं, तो इसको अपन ने एक घन के अंदर डाल दिया। घन की साइड मैटर नहीं करती बच्चों, घन की साइड कुछ भी हो सकती है, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ कभी भी आकृति पर निर्भर करता ही नहीं है। ठीक है ना, इस घन की मतलब जो भी इसकी लंबाई चौड़ाई रही उसको डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो चार्ज है ना इसके अंदर इनक्लोज है, दबा हुआ है अंदर, मतलब बक्स के अंदर डाल दिया बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, अब पहला प्रश्न, इस घन से संबंधित फ्लक्स का मान कितना है, तो आप बोलोगे ठीक है भाई घन से संबंधित निकालना है, कुल घन से संबंधित कितना आवेश है अंदर, क्यू आवेश है भाई, तो कितना हमारे पास फ्लक्स आया, Q/ε0। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि इसकी एक सतह से संबंधित फ्लक्स का मान कितना है, तो आपने बोला सर क्यूब है, क्यूब में कितनी सतह, 1 2 3 4 5 6, कितनी सतह 6, सबको बराबर बराबर मिलेगा ना। ठीक है, सब में बराबर बराबर बांट दो, तो एक सतह से संबंधित फ्लक्स का मान कितना हो गया, 6 बराबर भागों में बांटना है, तो Q/6ε0, मतलब हमने 6 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि सतह कितनी इसमें 6। ठीक है, फिर हमने पूछा एक कोने से संबंधित, बोले भाई सर इस कोने से संबंधित फ्लक्स का मान कितना होगा, इसमें से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है। ठीक है, फ्लक्स का मतलब क्या, कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें से निकल के बाहर जा रही है, इससे कितनी जा रही है सर, इतनी जा रही है। बोला इस कोने से कितनी जा रही है, बोले ठीक है कोई बात नहीं, कितने कोने होते हैं इसमें, एक घन में कितने कोने होते हैं, एक घन के अंदर देखो 4 तो ऊपर, 1 2 3 और ये 4, और 4 ही नीचे, 1 2 3 और ये 4, तो टोटल कितने हो गए 8, सब में 8 में बराबर बांट दो, तो Q/8ε0। ठीक है ना, और क्या पूछ सकते हैं भाई, ये कोने के बाद क्या रह गया, कोर रह गई, एज बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। तो ये कोर जो है इसी कितनी कोर है इसमें, 1 2 3 4, 4 नीचे और 4 इधर, तो 4 तिया 12 कोरे हैं इसमें। तो एक कोर से संबंधित कितना हुआ, एक कोर से संबंधित हो गया Q/12ε0। ठीक है, तो हमने इसके सारी चीजें निकाल दी, इसकी कोर क्या, इसकी सतह क्या, इस क्यूब से संबंधित क्या, सब निकाल दिया। ठीक है, फिर आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं इससे रिलेटेड। ठीक है, या फिर बच्चों जैसा क्वेश्चन एग्जाम में बताऊं क्या पूछेगा, देखो ये भी आया हुआ है, तो वो क्या बोलेगा, बोले ये एक सरफेस है, ये एक दूसरी सरफेस है, बोले है ना यहाँ पे 2 कूलम चार्ज रखा है, मैंने वैल्यूज अपने मन से डाली, मेरे को वैल्यूज ध्यान नहीं रहती है, यहाँ पे 3 कूलम आवेश रखा है, बोले है ना यहाँ पे है ना 2 कूलम आवेश है,
3 कूलम आवेश है और माइनस का 1 कूलम आवेश है, ठीक है। और बोले ये शेड कर दिया मैंने, इस रीजन को क्या कर दिया, शेड कर दिया। बोले शेडेड रीजन से संबंधित फ्लक्स का मान कितना है। तो ध्यान रखना, गाउस का नियम बोलता है मैं सिर्फ फ्लक्स उसी चार्जेस की वजह से निकालूंगा जो उस पृष्ठ के अंदर है। मान लो एक आवेश इसके आसपास घूम रहा है, इधर उधर मंडरा रहा है, अगर मुझे फ्लक्स इस डब्बे से संबंधित निकालना है तो मैं आवेश भी इसी डब्बे के अंदर वाले लूंगा। तो अगर मुझे इस शेडेड रीजन से, इस छायांकित क्षेत्र से संबंधित फ्लक्स का मान निकालना है तो मैं इन सारे आवेशों को क्या करूंगा, जोड़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ शेडेड रीजन वाला। बाहर फालतू है, कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। तो 2 और 3 हो गया 5, 5 माइनस 1 हो गया 4, तो आंसर आएगा 4/ε0। खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। वैल्यू रख देना, ε0 की ज्यादा सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो उसको 9 ले लेना, कहाँ गया, पीछे लिखा था 9 गुणा 10 की घात -12 लिख देना, 8.85 की जगह, ठीक है। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। इस तरीके से हम जितने भी हमारे गाउस के नियम से संबंधित क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करते हैं। पर ध्यान रखना, अगर आपको बोल दे कि भाई जिस गोले में इनक्लोज है वो उस गोले को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 गुना कर दो, 5 गुना कर दो, 6 गुना कर दो, फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लक्स उतना ही रहेगा क्योंकि चार्ज थोड़ा चेंज हुआ, उसमें 2 कूलम चार्ज था, त्रिज्या डबल करने से थोड़ा 2 कूलम का 4 कूलम हो जाएगा, त्रिज्या 3 गुना करने से थोड़ा और ट्रिपल टाइम हो जाएगा। सिर्फ हमें मतलब कितना है, किससे है, चार्ज कितना है। जैसे क्वेश्चन आया भाई क्यू आवेश रखा था, इस गोले से संबंधित फ्लक्स का मान, बोले Q/ε0। मैंने कहा यार गोले को बड़ा कर दिया मैंने बोला नया फ्लक्स कितना, कुछ नहीं, उतना ही, आवेश तो उतना ही ना। मैंने बोला गोले को और बड़ा कर दिया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो भी फ्लक्स उतना ही रहेगा, ठीक है। चलो अब एक और प्रश्न है, एक और प्रश्न में अब हम क्या करते हैं, क्यूब की एक सतह पर आवेश रख देते हैं। भाई मान लो ये क्यूब है, अब इस क्यूब में ना यहाँ पे एक चार्ज को घुसाया, अब चार्ज आधा तो बाहर दिख रहा है और आधा दिख रहा है अंदर। गाउस भाई साहब बोले यार मेरा लॉती नहीं लगा सकते तुम। बोले क्यों, क्योंकि मैंने बोला था आपका आवेश जो है वो पूरी तरीके से सतह से ढका हुआ होना चाहिए। बोले ढका हुआ तो नहीं है, अब क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, इसके एक और पास में एक और क्यूब अज्यूम कर लेंगे। तो बच्चों देखो, इस चार्ज के पास में जो एक क्यूब से ऑलरेडी चिपका हुआ था उसके पास में एक और क्यूब अज्यूम कर लिया। मैंने बोला इस पूरे सिस्टम में अब कितने चार्ज है, सिर्फ एक। अब चार्ज इनक्लोज हो गया, पूरे सिस्टम में कितने चार्ज है, सिर्फ एक। तो इससे संबंधित फ्लक्स का मान कितना हुआ, इससे संबंधित फ्लक्स का मान हुआ Q/ε0। मैंने बोला एक क्यूब से संबंधित कितना है, कितने क्यूब में फ्लक्स डिवाइड होगा, 2 फ्लक्स, 2 हमारे घनों में। तो एक घन से संबंधित फ्लक्स का मान कितना हो गया, इसका आधा कर दो यानी Q/2ε0। कितने, क्योंकि कितने घन यूज है, 2, दोनों में बराबर बराबर बटना तो चाहिए ना यार, दोनों से चार्ज संबंधित है, यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा चार्ज की पोजीशन मैटर नहीं करती है, अभी चार्ज बीच में थोड़ा सा ऊपर कर दूं, बोले सर सरफेस के बीच में होना जरूरी है क्या, नहीं, इधर भी हो तो भी उतना, इधर हो तो भी उतना, इधर हो तो भी उतना, इधर हो तो भी उतना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस होना सरफेस पे चाहिए। अगर थोड़ा सा भी बाहर निकल गया ना फिर बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। अभी देखते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन और भी है। देखो अब देखो, घन के अंदर बिल्कुल कोने पे लगा दिया, यहाँ पे चार्ज यहाँ चिपकाया, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस कोने पे डाला, देखो एक घन यहाँ बनाया, बात नहीं बनी, एक और घन यहाँ बनाया, एक और घन यहाँ बनाया, 4 बनाए, नहीं बनी बात। देखो ये बना रखा, 4 नीचे बनी, बात नहीं बनी, 4 ऊपर और बनाने पड़ गए, तब जाके वो आवेश पूरी तरीके से उसमें इनक्लोज हो पाया। तो इस सिस्टम से संबंधित फ्लक्स का मान कितना है, Q/ε0। लेकिन मेरा प्रश्न इसके लिए थोड़ी ना था, मेरा तो घन के लिए था। तो घन के लिए क्या करेंगे भाई, घन के लिए क्योंकि कितनी घन ले रखे मैंने, 8 घन ले लिए, तो एक घन से संबंधित कितना हो गया, Q/8ε0, खत्म। अब बोले सर मुझे तो सतह से संबंधित चाहिए, तो ध्यान रखना बच्चों, जो भी आवेश सतह से संबंधित होता है, मान लो ये आवेश है इस कोने में रखा हुआ है, अब इस कोने से कितनी फलक संबंधित है, देखो आप लोग, अगर ये आवेश बिल्कुल कोने में है तो कौन कौन सी सरफेस इसके कांटेक्ट में, एक ये वाली, एक ये नीचे वाली और एक इधर वाली, यानी 3 सरफेस इसके कांटेक्ट में। आप खुद देख लो, 3 सरफेस इसके कांटेक्ट में आवेश के। यहाँ जब मेरी हाथ है ना, ये देखो, ये देखो, अगर आवेश है तो 3 सरफेस मेरे काम की नहीं है, यानी इनसे संबंधित फ्लक्स का मान हमेशा 0 होगा। तो बची कितनी, 1, 2 और 3। तो अगर मेरे से इसी के लिए कोई सतह के लिए पूछ ले तो सतह या फलक जो भी आप बोलना चाहो एक ही बात है, उसके लिए कितना हो जाएगा, 3 से इस बार भाग देंगे, 6 से नहीं देंगे। है तो 6 फलक, लेकिन 3 से हमारा आवेश संबंधित है। ऐसे पीछे वाले में कोई पूछ ले कि सतह से संबंधित
एक सरफेस पे तो आवेश है ना, तो उस सरफेस को हटा दो। तो कोई सतह से संबंधित पूछे तो सतह से संबंधित कितना हो जाएगा, आपके घन से कितना था Q/2ε0, उसको किससे डिवाइड कर दोगे 5 से, तो कितना आ जाएगा Q/10ε0। आई होप सबको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम जो है किसी भी तरीके के जो क्वेश्चन है हमारे, जो हमारे गाउस के नियम से बनते हैं, वो सॉल्व कर सकते हैं। एक मैं आपको और बता देता हूं, मेरा मन तो कर रहा बता दूं, तो बता देता हूं मैं, ठीक है। तो वो ऐसा है कि भाई आपका घन है और इस बार है ना आवेश कहां रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है इसकी एज पे, है ना, कोर पे रखा हुआ है। अब इसको इनक्लोज करना है, ठीक है भाई, एक यहां घन बना दो। अब यार इनक्लोज तो हुआ ही नहीं, अब बंद तो हुआ ही नहीं, अब क्या करूं, दो और ऊपर बनाओ भाई, दो और ऊपर बनाने पड़ेंगे, तो दो और ऊपर बना देता हूं मैं, ठीक है। ये दो और ऊपर बना दिए मैंने, ठीक है, एक यहां बनाया और एक यहां बनाया, तो अब कितने हो गए टोटल, 4 हो गया ना इनक्लोज, बीच में फंस गया ये। तो अब इससे पूरे सिस्टम से संबंधित कितना है Q/ε0। एक घन से संबंधित कितना है, घन से संबंधित कितना हो गया Q/4ε0, ठीक है। पूरे से संबंधित Q/ε0, एक घन से संबंधित क्योंकि 4 भागों में विभाजित हुआ इसलिए Q/4ε0। मैंने बोला एक सतह से संबंधित बताओ यार, तुम तो एक सतह से संबंधित बताओ तो माने, तो कोई बात नहीं। देखो अभी ये है, चार्ज को यहाँ पे फिक्स करा बीच में, मैं ना मान लो यहाँ फिक्स कर दिया मैंने, पकड़ लेता हूँ मैं, देखो यहाँ से फिक्स करा मैंने, मान लो यहाँ फिक्स करा मैंने, है ना। अब इसको यहाँ फिक्स करोगे, दो सतह मेरे काम की नहीं है जिससे आवेश संबंधित है, ये वाली और एक नीचे वाली, तो दो सतह तो गई, बची कितनी 4। सतह संबंधित कितना हो गया, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको 4 से और डिवाइड कर दो, यानी Q/16ε0। तो ये हमारा सतह से संबंधित फ्लक्स का माना गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों इसी तरीके के बेसिक क्वेश्चन हमें फ्लक्स से संबंधित पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, फ्री फोकट के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो आपको बस सरफेस को कंप्लीट करना होता है। एक क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में, जैसे मान लो ये एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर आपने चार्ज रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, इससे संबंधित फ्लक्स निकालना है। प्रॉब्लम ये है चार्ज तो आधा खुला हुआ है, तो एक और हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला ज्यूम कर लो, टोटल इससे संबंधित फ्लक्स का मान वापस वही Q/ε0। एक अर्धगोले से संबंधित कितने बनाए थे 2, तो Q/2ε0। तो ऐसे आराम से छोटे मोटे क्वेश्चन आप हाथ से आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब बेटा इस चैप्टर में हमारे पास जो टॉपिक बचा है वो बचा है हमारे पास, एक तो सतत आवेश वितरण, ठीक है, एक तो बचा हमारा सतत आवेश वितरण, और एक हमारे पास बचा है गाउस के नियम के अनुप्रयोग, और इसके बाद ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस लेसन के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।